कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है क्लास 10th साइंस में चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो पूरे पार्ट से होने वाले हैं। एक बार फिर से आप देख सकते हैं क्या मैं बताने वाला हूं। क्लास 10th साइंस में चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के पूरे चैप्टर से, ऑल चैप्टर से कह सकते हैं, मतलब पूरे चैप्टर में, पूरे पार्ट में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को मैं बताऊंगा पूरे पार्ट के। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको केवल एक बार लास्ट तक देखना है। यदि आप लास्ट तक देखते हैं देन आपकी जो प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जाम 2025 की, बोर्ड एग्जाम 2025 की बहुत ही टॉप की होने वाली है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 100% आएंगे आपके परीक्षा में। 100% ये जो क्वेश्चन इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो 100% कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। अगर आपने इस चैप्टर को, इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन मैं बताऊंगा, और उनको यदि आप कर लेते हैं देन इस चैप्टर को दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, लास्ट तक देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को पेन और कॉपी की सहायता से, पेन और कॉपी अगर आप नहीं लेके बैठे हैं तो तुरंत ले लीजिए, पेन और कॉपी लीजिए और इन सारे क्वेश्चन को नोट करके अपनी प्रिपरेशन को जबरदस्त करिए। तो आइए देखते हैं। तो ये जो चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको मैं बताऊंगा, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। ये जो क्वेश्चन है कंफर्म है आएगा आपके एग्जाम में। उपचयन और अपचयन अपक्रिया की व्याख्या उदाहरण सहित करना है। ये क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर में बनेगा बेटा आपके एग्जाम में, 4 नंबर में, है ना। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। तो उत्तर लिखेंगे आप सबसे पहले उपचयन, हेडिंग डालेंगे तो उपचयन की परिभाषा क्या लिखेंगे, वे अपक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का निष्कर्षण होता है। क्या होता है ये जो उपचयन अपक्रिया है, एक बार फिर से देखेंगे। उपचयन अपक्रिया है, इसमें क्या होता है, इसमें लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि इसमें क्या होता है, ऐड होता है। क्या ऐड होता है, क्या लिखा है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब O2 जो है वो जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और जो हाइड्रोजन है H2 है वो क्या होता है, निकलता है, निकलता है। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, ऐसी अपक्रिया को हम उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4Na सोडियम है और ये क्या हो रहा है, O2, इसमें O2 जुड़ रहा है। आप देख सकते हैं 4Na में सोडियम में ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रहा है और ये अपक्रिया क्या कहलाती है, उपचयन कहलाती है, जो क्या बनाती है 2Na2O सोडियम ऑक्साइड बनाती है। एक बार फिर से देखेंगे, वे अपक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का निष्कर्षण अपचयन होता है, सॉरी उपचयन होता है, वो ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है 4Na सोडियम है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये क्या हो गई, जो क्या बनाती है, सोडियम ऑक्साइड 2Na2O बनाती है। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। चलो देखते हैं अब अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया में क्या होता है, अपचयन अपक्रिया है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कर्षण, और इसमें क्या होता है, देखो उपचयन में क्या हो रहा था, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता था, लेकिन अपचयन में क्या हो रहा है, अपचयन में ऑक्सीजन जो O2 है वो क्या होता है, निकलता है, निकलता है, जबकि H2 जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, जुड़ता है, हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है, जुड़ता है। तो ये हो गई आपकी अपचयन अपक्रिया। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कर्षण अथवा हाइड्रोजन से योग अपचयन कहलाता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है, जो जिसमें क्या हो रहा है 2KCl पोटेशियम क्लोराइड है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है वो निकल रहा है 3O2 के रूप में। तो ये हो गई आपकी अपचयन अपक्रिया। आई होप आपको उपचयन और अपचयन अपक्रिया की व्याख्या जो है उदाहरण सहित समझ में आएगी। मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आएगा ही आपके एग्जाम में, 100% लिख के रख लीजिए, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूँ 2 नंबर। 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया है तो आपकी बार भी चांस है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका आंसर देखो, लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। क्या है, जो लोहा है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में
डुबोया जाता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर को विलयन से विस्थापित कर देता है। क्या करता है, जब हम क्या करते हैं, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो जो लोहा है वो विलयन में से किसको, कॉपर को विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट विलयन, है ना, आगे देखते हैं क्या होता है, आयरन सल्फेट विलयन बनता है जिसका रंग हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग नीले से बदलकर हरा हो जाता है। अब एक बार देख लीजिए, Fe है आयरन है, CuSO4 कॉपर है, जो क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है और क्या बन रहा है, FeSO4 बन रहा है और प्लस Cu कॉपर विस्थापित हो रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन दूसरा। अब तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आपको याद कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन है रेडॉक्स अपक्रिया को उदाहरण से समझाइए। कई बार परीक्षा में आया है, अब की बार भी चांस है, तो इसको पढ़ना ना भूलिएगा और याद करना, है ना। तो किसी अपक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इसमें क्या कहा जा रहा है भाई, आप जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक होते हैं, अभिकारक, अभिकारक क्या होते हैं, दो हो सकते हैं या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक अभिकारक हो सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि किसी अपक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित हो, एक जो अभिकारक है, यहां पे देख सकते हैं अभिकारक हो, वो उपचयित हो, उसका उपचयन हो, है ना, तथा दूसरा अभिकारक उपचयित होता हो तो क्या कहलाएगा, तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अपक्रिया कहलाते हैं। देखो, एक उपचयित हो और एक अपचयित हो, यहां पे लिख लीजिएगा अपचयित, है ना। यदि किसी अपक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अपक्रियाओं को उपचयन तथा अपचयन अथवा रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। उपचयन अपचयन की जो अपक्रिया होती है उसी को हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल ZnO, ये क्या हो रहा है, उपचयन और अपचयन अपक्रिया है, तो इसमें उपचयन क्या हो रहा है, कार्बन, है ना, तो इसमें देखो Zn प्लस CO बना रहा है ना, और रेडॉक्स अपक्रिया यही कहलाती है। अब यहाँ पे देखो Zn जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है ना, तो यहाँ पे Zn प्लस CO बना रहा है। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है, ऐसे ही आपको बनाना है, उदाहरण एग्जाम्पल देना है किसमें, यदि रेडॉक्स अपक्रिया या उपचयन और अपचयन अपक्रिया पूछता है आपके एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो उसको आपको क्या करना है, इसको आपको लिख लेना है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं देन आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और यदि पोस्ट के रूप में फॉर्म चाहते हैं इस फोटो का, तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मेरी आईडी है कुशांक सर के नाम से, है ना, द बोर्ड कोचिंग कुशांक सर के नाम से है। तो आप जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहां से आपको पोस्ट जो है कराउजल के फॉर्म में मिलते रहेंगे रील के माध्यम से, और वहां पे ब्रॉडकास्ट चैनल है जिसमें सारे में नोट्स जो हैं वो इमेज के फॉर्म में भेज देता हूँ। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है, संक्षारण और विकृत गंधिता की परिभाषा लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया है। तो संक्षारण और विकृत गंधिता की परिभाषा आपको लिखनी है। तो संक्षारण क्या होता है, वह अपक्रिया जिसमें धातु वायु की उपस्थिति, ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी अपक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। संक्षारण जैसे लोहे पर जंग लगना, ये उदाहरण है किसका, संक्षारण अपक्रिया की। वह अपक्रिया जिसमें धातु जो है वो वायु या नमी के संपर्क में आता है और रसायनों में धीमे धीमे अपक्रिया करके धीरे धीरे जंग लग जाती है, नष्ट हो जाती है, तो वो संक्षारण की अपक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जांपल लोहे पर जंग लगना, ये किसकी अपक्रिया है, संक्षारण की अपक्रिया है। विकृत गंधिता देखो, विकृत गंधिता क्या है, तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थों को अधिक लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद व गंध में क्या हो जाता है, गंध जो है, स्वाद और गंध जो है वो बदल जाता है ना। देख लो एक बार, विकृत गंधिता क्या है, तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थों को अधिक लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद व गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। जब हम कोई वस्तु, खाने वाली चीजों को तेल या वसायुक्त होती हैं, उनको मैं यदि लंबे समय तक स्टोर करता हूँ, रखता हूँ, तो उसके स्वाद का जो बदलना है वही विकृत गंधिता कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल BHA, ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसॉल, है ना, ये एग्जाम्पल है किसका, विकृत गंधिता का। तो ये 4 क्वेश्चन होंगे, इन चारों क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा आप और अपनी तैयारी को बेहतर करिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 नंबर आपको दिखाता हूँ क्या है। तो 5 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है।
क्या है प्रश्न? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा 6 नंबर में या 4 नंबर में। तो इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं। उत्तर देखो, वह समीकरण जिनमें दोनों पक्षों अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। मतलब संतुलित समीकरण उसे कहेंगे जिसमें दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की जो संख्या होती है वो क्या हो? एक संतुलित हो, बराबर हो, तो उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्ष कौन कौन? आप जानते हैं कि एक रासायनिक समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक इस तरफ वाला, एक इस तरफ वाला। तो इस तरफ वाले को क्या कहते हैं? इस तरफ वाले को अभिकारक कहते हैं और इस तरफ वाले को उत्पाद कहते हैं। तो इन दोनों का जो परमाणुओं की संख्या है वो क्या हो? वो बराबर हो, तो हम उस समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। चलो आगे क्वेश्चन में पूछा था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर मैं दिखाई दे रहा हूं। देखो क्या लिखेंगे आप? समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार, आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम कक्षा 9 में पढ़ा होगा, है ना। तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही निर्माण होता है। आपने द्रव्यमान संरक्षण के नियम में पढ़ा था कि जो परमाणु होते हैं वो अविनाशी होते हैं, ना तो वो नष्ट किए जा सकते हैं ना ही उत्पन्न किए जा सकते हैं, ना। तो यही है द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ना तो कोई परमाणु नष्ट किया होता है और ना ही निर्माण होता है। तो इस नियम के अनुसार दोनों ओर अभिकारकों तथा उत्पादों के द्रव्यमान समान होने चाहिए, है ना। यह नियम बताता है कि अभिकारक तथा उत्पाद के जो परमाणु हैं उनके जो द्रव्यमान है, जो उनका मॉलिक्यूलर वेट है, वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और वह तभी संभव है जब दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, और ये तभी संभव हो पाएगा जब दोनों तरफ का मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों की तरफ जो तत्वों की परमाणुओं की संख्या है वो क्या हो? वो समान होनी चाहिए, तब जाके ये रासायनिक संतुलित समीकरण माना जाएगा। तो ये 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है, अब की बार भी चांस थे, तो इसको आप जरूर तैयार कीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। चलो 6 नंबर क्वेश्चन दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर। देखो एक बार क्या है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? अक्सर ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं, आपको कारण बताना है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे? लोहे की वस्तुओं पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी के कारण जंग लग जाती है, जिसे रस्टिंग अंग्रेजी में बोलते हैं। आपने देखा होगा यदि हम क्या करते हैं, लोहे की सरिया आती है, उसको यदि मैं खुले में छोड़ दूं और वो नमी और वायु के संपर्क में क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। किस कारण से? क्योंकि उस पर जंग रस्टिंग लग जाती है, और जब रस्टिंग लग जाती है तो ये कारण होता है उस धातु के नष्ट होने का। लेकिन इसको हम बचा सकते हैं किस तरीके से? इनकी सतह पर पेंट करने से सतह खुली नहीं रह जाएगी। जाहिर सी बात है, यदि मैं क्या करूंगा, उन लोहे की वस्तुओं पे लोहे की धातुओं को पेंट कर दूंगा तो होगा ये कि इनकी जो पेंट खुली सतह है वो नहीं रह जाएगी तथा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में नहीं आएगी। जब खुली सतह नहीं रह जाएगी तो ये ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया नहीं कर पाएंगी, जिस कारण से जंग नहीं लगता है। तो ये एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, देख लीजिए। लोहे की वस्तुओं पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी के कारण जंग रस्टिंग लग जाती है। इनकी सतह पर हम पेंट करने से सतह खुली नहीं रहती है तथा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में नहीं आती है, जिसके कारण जंग नहीं लगता है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप जरूर तैयार कीजिए। चैप्टर 1 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो है जिसको आप देख रहे हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द बोर्ड कोचिंग को आपको क्या चाहिए? सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट प्रिपरेशन करवाई जाती है बोर्ड परीक्षा की, है ना। यदि आप अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से पढ़िए। मैं गारंटी लेता हूं आप पास होंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनेगा, है ना। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लिखना है। तो उत्तर देखिए, जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, जितने भी सजीव जीव हैं उनको जीवित रहने के लिए जीवधारियों को ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एनर्जी चाहिए ही होगी। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। जाहिर सी बात है, ऊर्जा
ऊर्जा हमें केवल और केवल भोजन से ही प्राप्त होगी। पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। आप जानते हैं कि चावल, आलू या ब्रेड, जितने भी व्हीट वगैरह गेहूं से बने प्रोडक्ट हैं, राइस हो गया, चावल हो गया और आलू हो गया, शकरकंद हो गया, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। तो ये जो खाद्य पदार्थ हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, है ना। ये जो पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं और इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है, जब ये कार्बोहाइड्रेट टूटेंगे तो इनसे हमको मिलेगा ग्लूकोज और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। कैसे हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होता है, तो ये जो ग्लूकोज हैं जो कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से निकलती हैं और ये क्या होती हैं, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करती हैं, ऊर्जा को प्रदान करती हैं, क्योंकि कोशिकाओं में हमारे उपस्थित होता है क्या, O2 ऑक्सीजन, है ना। इस अपक्रिया का विशेष जो नाम है वो श्वसन है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि मैं क्या बोल रहा था। एक बार फिर से रिवाइज किए दे रहा हूँ। जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है ना। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इस अपक्रिया का विशेष नाम है श्वसन। अपक्रिया देख सकते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा जो होती है वो ATP के रूप में, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर हो जाती है ना। तो ये अपक्रिया किसकी है, श्वसन अपक्रिया की, है ना, श्वसन की। तो C6H12O6। अच्छा, ऊष्माक्षेपी में क्या होता था, ऊर्जा का क्या होता था, निष्कर्षण होता था, ऊर्जा निकलती थी, जबकि ऊष्मा शोषी में क्या होता था, ऊर्जा की शोषण होता था, मतलब ऊर्जा अवशोषित होती थी, है ना। तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया जो इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में आपको दिखाता हूं क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है। आपने चिप्स की पैकेट देखी होगी या जितने भी तेलीय युक्त खाद्य पदार्थ हैं उनको नाइट्रोजन उनमें भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस। तो क्यों भरा जाता है ये आपको बताना है। तो उत्तर देखिए, तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों का वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण उपचयन होने के कारण विकृत गंधता, सड़न तथा खराब स्वाद उत्पन्न हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब कोई खाने वाला पदार्थ जिसमें तेल होगा वो क्या होगा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होगा, उपचयन होगा उसमें, तो होगा ये कि O2 जो है वो बाहर चली जाएगी और विकृत गंधता होगा, सड़न होगा, है ना, सड़ जाएगा वो प्रोडक्ट वायु के संपर्क में आने से। इससे क्या होगी, इसके स्वाद में खराब स्वाद उत्पन्न हो जाता है। जबकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। अक्रिय का मतलब जो क्रिया नहीं करती है वायुमंडल के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा, अक्रिय गैस है जो कि ऑक्सीजन वायु को बाहर निकालकर क्या करती है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों की पैकिंग में ऑक्सीजन वायु को बाहर निकालकर नाइट्रोजन भरकर वायुरोधी कर दिया जाता है ना, वायु से क्रिया नहीं करने दिया जाता है नाइट्रोजन गैस को भर के उन पैकेटों में। इससे खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण नहीं होता है और ये खाद्य सामग्री खराब नहीं होती। एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूं, तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों का वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण उपचयन होने के कारण विकृत गंधता, सड़न तथा खराब स्वाद उत्पन्न हो जाती है। जबकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों की पैकिंग में ऑक्सीजन वायु को बाहर निकालकर नाइट्रोजन भरकर वायुरोधी कर दिया जाता है। इससे खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण नहीं होता है। क्या नहीं होता है, खाद्य सामग्री का जो ऑक्सीकरण है वो नहीं होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, 9 नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, 1 नंबर में पूछ सकता है। ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं और स्वयं अपचयित हो जाते हैं। वे पदार्थ जो दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं और स्वयं को अपचयित हो जाते हैं, है ना, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। 10वां क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन क्या है बेटा, अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर देखो। अपचायक पदार्थ क्या है, इसका उत्तर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, 1 मिनट देख लीजिए। अपचायक पदार्थ वे पदार्थ जो क्या करते हैं, दूसरों को अपचयित करते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अपचायक पदार्थ वे पदार्थ जो दूसरों को अपचयित करते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो ये हो गया अपचायक पदार्थ, है ना। तो ये टोटल आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जा सकते थे। यदि आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया, देन आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी से
होगी, है ना। तो आपको चाहिए कि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, है ना। यदि आप चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो अभी तक देख रहे हैं, तो क्या करना है आपको, इस चैनल को द बोल्ड कोचिंग को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और अपनी तैयारी को अच्छे से करना है ना। अपनी तैयारी को यदि आप अच्छा करना चाहते हैं देन हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से नोट्स आपको मिलते रहेंगे। बाकी आप कमेंट में बताएंगे कि ये जो कौन सी वीडियो थी भाई, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए थे जो पूरे पाठ के थे, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताएंगे। क्या दूसरे चैप्टर का चैप्टर टू का मैं लेके आऊं वन शॉर्ट वीडियो जिसमें क्या हो, पूरे पार्ट के क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में बताएंगे तभी मैं लाऊंगा, है ना। यदि आप चैप्टर टू के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट में जब आप लिखेंगे एस तो मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो, है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, ताकि वो भी अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।